आज हम स्वर संधि के भेद के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं पूर्व रूप संधि का। तो बच्चों, आज का हमारा जो प्रकरण है वह है पूर्व रूप संधि। यह संधि बहुत ही अच्छी संधि है और इस संधि के अंतर्गत मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अयादी संधि और पूर्व रूप संधि में क्या अंतर है। लेकिन इससे पूर्व हम चर्चा करते हैं पूर्व रूप संधि का संधि विधायक सूत्र। ठीक है, जब हम संधि विधायक सूत्र को समझेंगे उसके उपरांत ही हम अयादी एवं पूर्व रूप संधि में अंतर को जान पाएंगे। तो बच्चों, संधि विधायक सूत्र है एंग पदांता दपि। ठीक है, एंगा पदांता दपि। अब सबसे मेन बात जो हमारी है, ये शब्द है पदांत। ठीक है, इसको समझेंगे, लेकिन उससे पूर्व एंग। एंग का मतलब होता है कि ए और ओ, ये दो इस एंग प्रत्याय में स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए और ओ। ठीक है, ये क्या है? एंग प्रत्याहार। समझ में आ गया? ये एंग प्रत्याहार है। लेकिन ए ओ इसके बाद अगर क्या आता है? ए आता है। ठीक है, ए ओ के बाद अगर ए आता है तो ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह जो चिन्ह है ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। क्या परिवर्तित होगा? ए। ठीक है, और जो हमारा आगे वाले जो वर्ण है ए और ओ, यह पूर्व रूप हो जाएंगे, वह वैसे के वैसे ही इनके रूप रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि पूर्व पद में ए ओ के बाद उत्तर पद में ए हो। क्या हो? ए हो तो ए का अवग्रह का चिन्ह यह है, हो जाता है। ठीक है, ये तो आप सामान्य बात हो गई। अब मैंने आपसे चर्चा की थी कि पूर्व रूप और अयादी संधि में अंतर। आपने इससे पूर्व अयादी संधि पढ़ी होगी ना बच्चों, क्योंकि अयादी संधि में भी ए और ओ आए थे नहीं आए थे? निश्चित रूप से आए थे। तो पूर्व पद में ए ओ उसमें भी थे विग्रह करने पर। ठीक है, इसमें भी है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी कौन सी अयादी संधि है और कौन सी पूर्व रूप संधि है? जैसे कि हम बात करते हैं ए की। जैसा हमारा शब्द है तय प्लस अत्र। ठीक है, एक शब्द तो हमारा है तय प्लस अत्र, इसमें भी आपके ए है। ऐसे ही च प्लस अनम, दूसरा हमारा शब्द है च प्लस अनम। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? यहां भी आपके पूर्व पद में ए है, यहां भी आपके पूर्व पद में ए है। ठीक है, जब
आपने इस उदाहरण को किसमें पढ़ा था? किसमें पढ़ा था? आयादी संधि में। ठीक है, किसमें पढ़ा था आपने बच्चों? आयादी संधि में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ये उदाहरण मैंने आपको करवाया था, यह आयादी संधि में। उसके बाद हमारी शर्त है कि प्लस के बाद में ए, तो प्लस के बाद में ए इसमें भी है, और प्लस के बाद में ए इसमें भी है। तो ये तो हमारा जो उदाहरण है, ये उदाहरण तो हमारा किसका है? पूर्ण रूप का। ठीक है, ये उदाहरण हमारा किसका है? आयादी का। तो हमें ये पहचानना है कि पूर्ण रूप संधि और आयादी संधि दोनों में क्या अंतर है। अगर हम अंतर को स्पष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण रूप संधि आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, आयादी संधि के अंतर्गत क्या होता है? आयादी संधि के अंतर्गत आप ध्यान देंगे, आयादी संधि अगर हम इसको बनाते हैं तो ए का आय हो जाएगा, चे का च, ठीक है, चे का च। ठीक है, तो इसको अगर हम बनाते हैं तो हमारा शब्द बनता है चे का च, और ए का आय हो जाएगा, ए इसमें मिल गया, ये हमने लिखा, अब इस ये में ए मिल गया। ठीक है, और बाकी न। तो ये तो हमारा उदाहरण हो गया आयादी संधि का। अब इसमें हमने आयादी संधि क्यों की और इसमें हम पूर्ण रूप संधि क्यों करेंगे? इन दोनों का अंतर को स्पष्ट करना है। उसके बाद में आपको उदाहरण बताऊंगा। निश्चित रूप से आपको उदाहरण बताते ही निश्चित रूप से पूर्ण रूप संधि आपके ध्यान में आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, अब हम पूर्ण रूप संधि का उदाहरण बनाते हैं। तो तय का तय लिखा, ठीक है, उसमें लिखा है कि अगर बाद में ए हो तो पहला वाला पद वैसे के वैसे ही हो जाता है, मात्र ए का ही अवग्रह होता है। तो बाद में ए है, इसलिए ये वैसा के वैसा ही हो गया। अब बाद में आपके ए है तो इस ए का क्या हो जाएगा बच्चों? अवग्रह हो जाएगा। ठीक है, और हम जो त्रय है उस त्रय को हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये उदाहरण हमारा किसको हो गया? पूर्ण रूप का। अब हम चर्चा करते हैं दोनों में अंतर की। तो ध्यान दीजिए, जो आपका पूर्ण रूप संधि का है यह है आपका पदांत। क्या है बच्चों? पदांत। जो पदांत शब्द होते हैं उसमें पूर्ण रूप संधि होती है। अब आप ध्यान दीजिए, पदांत का तात्पर्य क्या होता है? जिसके दोनों पदों का, सबसे मेन बात है, ध्यान में सुन लीजिए आप, जिसका दोनों पदों का अर्थ हो वह होता है पदांत। तो पूर्व पद का भी अर्थ है तय, वह सब अर्थ मानी यहां। ठीक है, तो पूर्ण रूप संधि में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का अर्थ होगा। ठीक है, दूसरा अंतर है, ये जो आपका शब्द है ये क्या है? अपदांत। क्या है? अपदांत। ठीक है, आयादी संधि में क्या है? अपदांत। अपदांत का तात्पर्य है कि जिसमें एक पद का, ठीक है, एक पद का अर्थ स्पष्ट ना हो सकता है कि दोनों ही पदों का अर्थ स्पष्ट ना हो, अर्थ नहीं हो। ठीक है, हो सकता है कभी एक का अर्थ हो सकता है, लेकिन अधिकांश आपको ऐसा मिलेगा कि आपको दोनों का ही अर्थ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, चय का कोई अर्थ नहीं है, अनम का कोई अर्थ नहीं है। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अपदांत है, दोनों के अर्थ नहीं है। ठीक है, जब आपका इस प्रकार का मिलता है, ठीक है, तो हम पहचान जाएंगे कि हमारी यह आयादी संधि है। एक बात क्लियर हुई। अब हम, ठीक है, हम नहीं समझ पाए तो और समझ लीजिए, और आप समझ लीजिए
कि इसके अंतर्गत आपको क्या आएगी, विभक्ति। ठीक है, दूसरा आपको विभक्ति है, क्रिया है। ठीक है, विभक्ति कह सकते हैं, उत्तर पद में क्रिया है, इन सब का प्रयोग हो सकता है। इसमें आपकी विभक्ति नहीं रहेगी। अब देखिए, ये दो चीजों से आप पहचान सकते हैं। इसमें पूर्व पद में आपको विभक्ति अवश्य मिलेगी। ठीक है, विभक्ति मिलेगी, उत्तर पद में कोई क्रिया मिलेगी, लेकिन आपको आयाती संधि में दोनों ही पद अपदार्थ मिलेंगे, जिनके अर्थ नहीं मिलेंगे तो वह आपके आयाती संधि है। ठीक है, जैसे कि आपका इसका एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। ये तो ए का हो गया, अगला है पो प्लस अनम, तो यह आपका ओ है, तो यहां अवग्रह होना चाहिए था, लेकिन क्या अंतर हुआ दोनों में कि यह अपदांत है, दोनों के अर्थ नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम ओ को औ करेंगे, इसलिए हम ओ को क्या करेंगे बच्चों, औ करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, पवन। ठीक है, इसलिए यह आयादी संधि है। अब हम हमारी संधि पर चलते हैं, पूर्ण रूप संधि पर, जिससे कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ सके। अब हम इसके उदाहरणों की ओर चलते हैं। जैसे कि अरण्य प्लस अगच्छत। ठीक है, अरण्य आपकी विभक्ति है। ठीक है, अगच्छत आपकी क्रिया है, अगच्छत मानी आना, तो दोनों आपकी ये दोनों का ही अर्थ है। ठीक है, दोनों पदों का अर्थ है कि नहीं, है ना। इसके साथ साथ में आप अभी ध्यान से सुनना, यही संधि आपके उत्तर संधि में भी होगी, उसमें ओ का विसर्ग होगा, वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने हुए रहे। अब देखिए, यहां पर ए है, तो इसके बाद में ए के बाद में अगर ए आ जाता है तो पूर्ण रूप वैसे के वैसे ही रहेगा, ए का अवग्रह हो जाएगा। तो हमारा शब्द बन गया अरण्य। ठीक है, अब ए का क्या हो गया, अवग्रह हो गया ना। अब बाकी जो शब्द है अक्षर, उसको हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। लिख दिया, तो इस प्रकार हमारे उदाहरण किसके हैं, ये देख लीजिए एक बार, किसका उदाहरण है, पूर्व रूप संधि का। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगला उदाहरण, साम वेदो। ठीक है, प्लस अस्मि, साम वेदो अस्मि। तो देखिए, साम वेदो अर्थ है साम वेद का, अस्मि मानी हूं तो क्रिया है, तो दोनों ही पद पदांत है। ठीक है, एक में विभक्ति आ गई, एक में क्रिया आ गई, दोनों पद ही पदांत है, दोनों का ही अर्थ है। तो इस कंडीशन में ए का हम क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे, और ओ को पूर्व रूप वैसे के वैसे ही कर देंगे। ए ओ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल ए का ही अवग्रह करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया, साम। ठीक है, वेदो, अब हम इसको ओ को वैसे के वैसे रहने देंगे, क्यों, दोनों पदांत है, इसलिए ए का हम क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह कर देंगे, और अस्मि को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया सब भैयाओं के, समझ में आया है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक तो कीजिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारा अगला उदाहरण है, यह आपके समझ में आ गया हो तो इसको मिटा दूं। ठीक है, अंतर आपके समझ में आ गया तो इसको अपन आप फिर करते हैं। ठीक है, जिन नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार पुनः देख लेना। ठीक है, जैसे कि देव प्लस अपि। ठीक है, यहां विभक्ति है, अपि मानी भी है, तो दोनों का हमको अर्थ मिला, देव का अर्थ मिला, अपि का अर्थ मिला। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम पूर्ण रूप में
जो पूर्व पद है उसको वैसे के वैसे रखेंगे और ए का अवग्रह करेंगे। जैसे कि हमारा बन जाएगा देवो, अब ए का क्या हो जाएगा बच्चों, अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, देवो अपि। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ने, बताइए हुआ कि नहीं। अब इसी प्रकार जैसे कि अब हम बात करते हैं सर्वापि। अब देखिए बच्चों, अब हम इसका विग्रह करते हैं, ठीक है। जब विग्रह करते हैं उसमें कैसे पहचानेंगे कि हमारा अर्थ सार्थक है, तो हम अवग्रह के पूर्व पद का देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे सर्वे में विभक्ति है, ठीक है। सर्वे का मतलब सभी के लिए होता है, तो इसका मतलब इसे पदार्थ है, इसका अर्थ है, बाद में अपि है, तो निश्चित रूप से हमारे आसानी से समझ में आ रहा है कि यह बिल्कुल सार्थक है। तो इसका हम यहां से ही संधि विच्छेद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सर्वे और ए का ए लिखा अपि, सर्वापि, ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार और देखिए विभो असमान, ठीक है। अब देखिए विभो असमान, तो यहां आपकी विभक्ति हो गई, यह आपके असमत शब्द रूप का आ गया, तो अपन यहां से इसके क्या कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, तो क्या हो गया विभो। अब अवग्रह का आ लिख देंगे असमान, ठीक है। अब हमने आपको बताया था, ये तो हमारा पूर्व रूप और अयादी संधि में हमने आपको अंतर बताया और आपसे कहा कि आपको पूर्व रूप संधि करनी है तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, ये सभी बातों की हमने आपको चर्चा की। तो निश्चित रूप से आपके पूर्व रूप संधि समझ में आई होगी। पूर्व रूप संधि में ए ओ पूर्व पद में रहता है, उत्तर पद में ए रहता है। अगर ए आता है तो पूर्व रूप संधि में ए ओ यथावत रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये रहेंगे जब आप पदांत शब्द होंगे, पूर्व पद में विभक्ति ऐसी शब्द होंगे जिनका अर्थ होगा, जब ये रह पाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारे जो विसर्ग संधि है उसमें विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। उत्तु संधि में विसर्ग का ओ हो जाता है और ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो बच्चों उस कंडीशन में आपके वहां तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है, जब जाकर के आपकी वो संधि होती है। जब हम उत्तु संधि पढ़ेंगे, जब निश्चित रूप से आपको पूर्व रूप संधि और उत्तु संधि दोनों के अंतर भी आपको स्पष्ट कराए जाएंगे। अभी आप पूर्व रूप संधि और अयादी संधियों के अंतरों को बिल्कुल स्पष्ट करें, यह आपके अयादी संधि का ही एक भेद है, ठीक है। तो आपके सबके समझ में आ गया हो तो एक बार श्यामपट्ट पर जो लिखा हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट ले, अपनी उत्तर पुस्तिका में रखें और कोई समस्या है समाधान के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। अब हम आपसे अगले वीडियो में पुनः फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।